आपको निकालना है केसी, केसी याद करना है। सवाल चेक करेंगे। आपने कहा था भैया एक सूत्र होता है, और सूत्र क्या है? वो सूत्र ये है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है भैया? 0.059 नीचे n है ना, और क्या कर देते हैं भैया? लॉग के सी, कोई दिक्कत नहीं। ई नॉट सेल दे रखा आपको, कितना है? 0.46 वोल्ट है, और ये जो है आपको ऐसे लिखना है, और ये कितना है चेक करो, कितना भैया? n कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, बिल्कुल सही। यहाँ कितना? लॉग के सी। यहाँ देखिए आप कर सकते हैं लॉग के सी इज इक्वल टू, इसको यहाँ गुणा कर लीजिए, यानी कि 0.46 इंटू 2 और नीचे 0.059 बराबर, यहाँ ऊपर गुणा करिए तो 46 को 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? सही है। नीचे कितना आएगा? 0.059। अब इसको आप भाग करिए, भाग करने पर कितना आता भैया? 15.6। आपको 15.6 मिलेगा, यहाँ पर कोई इसका मात्रक नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि केसी का मात्रक नहीं होता। यहाँ पे देखेंगे, यानी कि आपको मिल गया है लॉग केसी, ये क्या हो गया? लॉग केसी इज इक्वल टू 15.6। और हमने कहा भैया कि अगर आप यहाँ से केसी निकालना चाहेंगे तो 15.6 बटे कितना हो जाएगा? लॉग हो जाएगा। और 15.6 बटे लॉग इज इक्वल टू आपको दे ही रखा है, कितना है बोलिए? 3.99 इंटू 10 की पावर 15, मतलब केसी आपको प्राप्त हो गया कितना? तो 3.99 इंटू 10 की पावर 15 पॉजिटिव का है। ऐसे सवाल लगेगा, ठीक है। अगर ये डेनियल सेल होता तो केसी का मान कितना आता? बोलो भैया। 2 × 10⁻37 आता, और तब यहाँ पे जो वोल्टेज लिखा है ये 1.1 होता। सही है। ये जो 2 है, यहाँ पे आपको संख्या चेक करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, कितने को हो रहा है? 2 का हो रहा है, तो वही यहाँ पे नीचे लिखना होता है। ये चीज़, ये यहाँ गुणा हो गया, ये इसकी जगह पे लिखा के देखो, यहाँ दे रखा है। अब हिंदी में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश में। ये वाला इसकी बात कर रहे हो भाई? इसको यहाँ गुणा करोगे तो गुणा कर दिया हमने, इसमें हम 2 गुणा कर दिया, ये नीचे आ गया, और ये वाला हमने इधर ले लिया, सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है ना। हो जाएगा सवाल। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। चलिए, हाँ भाग गलत, भाग कहाँ करना था, कुछ करना ही नहीं था इसमें। अच्छा ये वाला गलत ना करिए भैया, ऐसा करोगे तो कहाँ जाओगे? विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकता, ठीक है। और देखो बात यह है कि यहाँ पे जो अपघटनी सेल हैं उन सबको हटा दिया गया है, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं हटा, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसमें जो हम सीखेंगे वो है प्रतिरोधकता, और इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, देखो भैया हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पर आईपीएससी ने भैया कहा, जो आईपीएससी होते हैं भाई साहब, इन्होंने कहा कि जो आईपीएससी, इन्होंने कहा भैया कि जो
विशिष्ट प्रतिरोध है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ना, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रतिरोधकता कहेंगे। जो करना है कर लीजिए, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कहा, कह रहे हैं कि आगे जो भी हम बातचीत करेंगे इसके बारे में, वो इसको कहकर कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? प्रतिरोधकता कहेंगे। चलिए यहाँ देखिए, जैसे हम किसी सेल की बात कर लेंगे, किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, क्या होंगे भैया? यहाँ देखिए, अगर हम सेल की बात करें, ये हमने यहाँ पर आधा सेल बनाया है। आधे सेल का मतलब ये हुआ कि सिर्फ यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे एक विलेन है और वही डेनियल सेल का एक पार्ट है, यहाँ पे जिंक सल्फेट है। क्या है? तो ये किसका होगा? जिंक का होगा। ये क्या हो गया? ठीक है, ये जिंक का बना हुआ है। चलो ठीक है। और आप चाहें तो दूसरा बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो दूसरा बन गया। ये किसका है? कॉपर सल्फेट का। ये किसका बना हुआ भैया? ये बना है कॉपर का, ठीक है, ये कॉपर का बना हुआ, ठीक है। हाँ, तो अभी आपसे बात करें कि इस पूरे सेल का जो प्रतिरोध होगा कितना होगा? R होगा। क्या होगा? R होगा। तो सेल का जो प्रतिरोध है, जो वो R है ना भैया, वो 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है। वो 2 बातें कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड के बीच में जो दूरी है, और इलेक्ट्रोड के जो एरिया की बात कर लें, 2 चीज़ें, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के जो बीच दूरी उसकी बात करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रोड लगा है ना, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा? एरिया होगा। 2 बातें, ठीक है ना। वहाँ पे क्या बात होती थी भैया फिजिक्स में? तार की लंबाई और तार के क्षेत्रफल की बात करते थे, अनुप्रस्थ काट की। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी की बात कर लेंगे, और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल की बात कर लेंगे। 2 चीज़ें। और देखेंगे, पहले हम चालक पे आएंगे, फिर सेल पे आ जाएंगे, ठीक है। पहले चालक पे आते हैं, तो हम लोग पढ़ चुके फिजिक्स में। देखेंगे, यदि किसी चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो चालक तार का प्रतिरोध R इज़ प्रोपोर्शनल टू L होगा, और R इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? यूनिवर्सली कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। और दोनों को साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो जाएगा। और इसे आप देखेंगे तो R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A हो जाएगा। यहाँ से रो निकालना चाहेंगे तो R A अपॉन क्या हो जाएगा? L। कई बार पढ़ चुके हैं, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। ये L लिखा हुआ है जगह जगह पर। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं रो क्या है, R क्या है, R जानिए क्या है, A क्या है और L क्या है। L क्या है? क्या हुआ? कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पर रो क्या भैया? ये है प्रतिरोधकता, और A क्या है? एक सेकंड, हम सेल की बात कर लेते हैं क्योंकि वो हो चुका। किसी सेल के इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है, यहाँ देखिए L क्या है भैया? इलेक्ट्रोड के बीच दूरी, ठीक है। इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी, हाँ सही है। यहाँ पर ऊपर लिख लीजिएगा सेल के लिए। किसके लिए भैया? सेल के लिए बातें हो रही हैं। और यहाँ पर जो बातें किसी चालक के लिए हैं, चालक तार के लिए हैं। हाँ, ये फिजिक्स वाला है, लेकिन परिभाषा यहीं से आएगी, समझ रहे हो ना। ये बातें जो हैं ये किसी तार के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे सेल के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
ये क्या हो जाएगा भैया, रो के प्रतिरोधकता कहलाएंगे। और यहाँ पे ए क्या है, सेल के इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है, और एल क्या है, उनके बीच दूरी है। सही है। आगे जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम इसकी मात्रक की बात करेंगे, जो कि मात्रक आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है। कहते हैं इलेक्ट्रोड के बीच दूरी होगी। हाँ वही बता रहे हैं भैया, एनोड से कैथोड के बीच दूरी, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है ना, तो इनके बीच की दूरी की बात करेंगे। ठीक है, मतलब ये चीज़ क्या, हाँ वही तो है, लेकिन यहाँ तार की बात करें, तार एक ही होता है सर, एक ही तार तो होता है कि दो होते हैं। अच्छा, जैसे कि इलेक्ट्रोड को जोड़ने में अगर तार 20 मीटर लगा रहे हैं, हाँ तो क्या एल 20 मीटर होगा? हाँ, अब यहाँ पर अगर हम 20 मीटर लगा देंगे तो एल आपको लगाना पड़ेगा 20 मीटर, इलेक्ट्रोड लंब दूर हो गया ना, समझ रहे हो ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नहीं यार वो कैसे कह दो आप, इलेक्ट्रोड की यहाँ पर दूरी नियत रहेगी, सेल के अंदर रहेगा, ये जो बाहर है उसके लिए फिर आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, फिर हम ये देखेंगे, मतलब लगेगा वही, लेकिन वहाँ पे लंबाई और एरिया फिर तार का देखेंगे। यहाँ पे जो है ना L/A, ये जो L/A देख रहे हो ना भैया, ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के बीच दूरी है, बाहर तुम दुनिया में फैला उतार, उससे मतलब नहीं है। सही है ना। हाँ ये चीज़ ध्यान रखना आपको, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये दोनों है ना एक ही बैटरी के अंदर रखे जाते हैं, एक ही सेल के अंदर होता है, अलग अलग नहीं होता है। ये नहीं कि यहाँ पर रखा है आपका जो है एनोड का सिस्टम, वहाँ रखा है वो घर में कैथोड का सिस्टम, ऐसा थोड़ी होता है। फिर लवर से तो कितना बड़ा बनाएंगे, बोलिए, जो साल्ट ब्रिज बनेगा वो कितना बड़ा बन जाएगा। लिखो जल्दी से लिखिए। बराबर है बिल्कुल, हाँ किसी एक का लेना। चलो मात्रक बताओ भाई, इसके तो क्या होगा इसका, ओ मीटर, बिल्कुल, तो पहले से पढ़ चुके हैं। मात्रक हो जाएगा ओ मीटर, ओ मीटर हो जाएगा। किसकी भैया, इसकी परिभाषा बताते हैं परिभाषा क्या। देखिए अगर हम लंबाई को माने 1 मीटर, एरिया को माने 1 मीटर स्क्वायर, तब वहाँ पर जो भी प्रतिरोध होगा उस तार का या वहाँ पर इलेक्ट्रोड का, वो कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। किसी चालक तार, इस देखिए पहले, किसी चालक तार के लिए यदि हम चालक तार की लंबाई कितना ले लें 1 मीटर, एरिया कितना ले लें भैया 1 मीटर स्क्वायर, तब उस चालक का जो प्रतिरोध है वही कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। ये इसकी परिभाषा है। अरे वही तो मतलब है, उसी से तो आएगा। हमने क्या कहा सुनिए पहले, अगर हम किसी चालक की लंबाई 1 मीटर लें, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तब उसका जो प्रतिरोध है ना भैया वही कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। काम आया उसका, ठीक है। जो प्रतिरोध R है वही क्या हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। देखो कैसे, यहाँ देखिए हमने कहा भैया कि जो L है वो कितना 1 है, जो R है वो कितना, R नहीं, जो A है वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर है। अब यहाँ पे रखो मान, तो रो इक्वल टू कितना, आप कहेंगे R इंटू 1, यहाँ पर 1, तो ये रो कितना हो गया R हो गया। मतलब कि जब एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई होगी 1 मीटर, तो जो हमारा प्रतिरोध है ना भैया वही क्या कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाने लगेगा। परिभाषा आपको यहाँ पे नहीं रटना है, आप पढ़ चुके फिजिक्स में भी। यहाँ देखिए इसका एक मात्रक तो ये होता है, लेकिन केमिस्ट्री में आप इसका मात्रक और देखेंगे जो कि क्या भैया, वो कहलाएगा क्या भैया ओम सेंटीमीटर। क्या कहलाएगा ओम सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर दूरियाँ बड़ी अल्प होती हैं, इसलिए दूरी को यहाँ पर सेंटीमीटर में भी दिखाएंगे। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपके पास में विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता ना, उसको ना बनाओ, पहले बना चुके हो आप। नेक्स्ट आएंगे और अगला देखेंगे चालकत्व। देख लिया, आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे चालकत्व। ये नहीं बनाएंगे चालकत्व। मिला,
ये देखिए चालकत्व, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस। केवल प्रतिरोध, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना भैया, ये चीज़ आप सीखिए। हाँ, क्या कोई दिक्कत? लिखिए परिभाषा इसकी, लिखिए। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? चालकत्व कहते हैं, ठीक है भैया। इसे G से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये भैया कि G इज इक्वल टू 1/R हो जाएगा, ठीक है। जल्दी लिखो। जय, हाँ नोट किया, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो इससे सवाल बनता है, कभी भी आपसे चालकत्व की परिभाषा नहीं पूछेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है चालकत्व का मात्रक है, क्या है? मात्रक है, यूनिट है। तो हम यूनिट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं भैया, और आप क्या जानते हैं? आप बहुत कुछ जानते हैं। देखिए R इज इक्वल टू रो L अपान, ये रो बना हुआ है, A होता है, होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप इसको उठा करके यहाँ पे सजा सकते हैं, तो क्या बनेगा? इक्वेशन अगर से 1 माने तो देखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो ये आपके पास हो जाएगा G इज इक्वल टू 1 अपान, क्या हो जाएगा भैया? ये रो L, और A ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना भैया? अरे बोलो भाई, पहले से 1 है, अब यहाँ पे R रख रहे हैं तो रो तो ऊपर ही है ना, और A नीचे है, तो ऐसे कर लो पहले, कोई दिक्कत करो तो A हो गया। और आगे इसे क्या कर देंगे? बोलिए, ये हो जाएगा आपके पास में A ऊपर और नीचे क्या? रो इंटू L हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ये आपके पास मिलेगा G इज इक्वल टू A अपान रो इंटू L, ठीक है ना भैया? हाँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मात्रक की बात करेंगे। मात्रक इसका क्या होता है भैया? सीमेंज होता है। क्या होता है? सीमेंज कहलाता है, सीमेंज। हाँ, चालकत्व का मात्रक हाँ, वो आएगा। चालकत्व का मात्रक सीमेंज होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण वाला मात्रक, इसलिए पहले लिखा है इसको। बाकी ओम इनवर्स भी होता है, उसकी बात करेंगे। अन्य मात्रक में आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा भैया? ओम इनवर्स, ठीक है। तो ओम इनवर्स लिखो, या फिर इसी को आप जो है ये भी लिखते हैं, मोह, ठीक है। मोह मत कहिएगा, महो, हाँ बिल्कुल सही, MHO, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने ओम लिखा था, OMH या OHM, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? MHO। जस्ट इसके उल्टा नहीं है, तो जैसे इसको इन्वर्स किया गया वैसे इसको नाम भी उल्टा दिया, आगे पीछे कर दिया गया। सही है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओम इन्वर्स या ये इन्वर्स लिखा हुआ ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। और जल्दी से बनाइए। क्या इसका कोई और मात्रक बन जाएगा? बोलिए भैया, बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। क्या बनेगा? देखो, ऊपर लिखा है एरिया, नीचे क्या लिखा है? इसे मीटर है, और नीचे आपके पास जो है विशिष्ट प्रतिरोध भी है कि नहीं? तो यहाँ से दूसरा मात्रक क्या बनेगा? ज़रा बनाइए जल्दी से, लगाओ भैया सवाल नहीं मतलब बस बताइए कि अगर हम दूसरा मात्रक तलाशें तो क्या बन सकता है?
बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? चेक करो भाई, घूम घुमा के फिर से वही आएगा, मतलब ओम इनवर्स ही आएगा। सही है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे रखोगे इसका तो ओम मीटर होता है, यहाँ डबल मीटर हो गया, अब कट जाएगा, फिर ओम इनवर्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको द्वितीय मात्रा याद करना है। ठीक है, हाँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हो गया। आगे चालकता या विशिष्ट चालकत, चालकता या विशिष्ट चालकत, ठीक है भैया। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इस बात को नोट करेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, ये भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि इससे पहले का चालकत्व था। ठीक है भैया। हाँ, वो कहाँ से आया था? वो आया था प्रतिरोध से। अब ये किससे आएगा? ये आएगा विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता से आएगा। तो एक बार लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के प्रतिलोम, और प्रतिलोम का मतलब भैया उल्टा, मतलब या फिर व्युत्क्रम, को चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, अब इसको किससे दिखा दें भैया? इसे ग्रीक अक्षर या ग्रीक, ठीक है, अक्षर लिख लेते हैं, अक्षर। ये क्या बना हुआ है? कपा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये भैया कि कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, 1/ρ हो जाएगा। सही है। आगे ये जो है 1 जो रो लिखा है, और आप ये भी जानते हैं कि रो इज इक्वल टू RA/, क्या होता है भैया? L होता है। अगर इसे इक्वेशन 1 मानकर चलें तो फिर आप जो है यहाँ रो के स्थान पे इसको रख सकते हैं, रोते हुए। तो ये क्या हो जाएगा? कप्पा इज इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा भैया? RA/L। L को ऊपर लेकर जाएंगे। सही है। ये क्या लिखा हुआ है? L ऊपर चला जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा L/RA। सही है। और अगर आप ध्यान से देखें भैया, ये क्या बन जा रहा है बार बार कि कप्पा इज इक्वल टू L/, या 1/R को अलग निकाल लीजिए और L/A को अलग निकाल लीजिए। तो 1/R है क्या? वही है, वही मतलब क्या? चालकत है। ठीक है, मतलब 1/R के पास हटा देते। देखेंगे यहाँ पे जो 1/R है, ये क्या भैया? ये G है। ये क्या है भैया? G है। G हो गया। अगर ये G है तो आप कह सकते हैं भैया कि जो कप्पा है ये बराबर किसके? G इंटू L/A भी हो जाएगा। ये फॉर्मूला ये महत्वपूर्ण है, संबंध पूछ लेता है आपसे। ठीक है ना भैया? हाँ, कहाँ क्रॉस लगा रहे हो? गुणा कर रहे हो? गलत नहीं रहेगा, लेकिन तरीका अच्छा लिखने की है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे जो L/A लिखा है ये सेल स्थिरांक कहलाता है। अभी आगे बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। हाँ,
मात्रक आपसे पूछे तो क्या बताओगे? देखो ऊपर क्या लिखा है, लंबाई है, नीचे क्या है, लंबाई का स्क्वायर है, एक कट जाएगा तो एक बचेगा, इसका क्या होता है ओम इनवर्स, और इसका क्या हो जाएगा, और इसका आप जानते हैं कि सीमेंस भी तो होता है, सीमेंट नहीं सीमेंट, और यहाँ पे मीटर का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना भैया, मीटर का इन्वर्स हो जाएगा। कभी कभी ये आता है और कभी कभी भैया ये पूछ लेता है, कहता है सीमेंज सेंटीमीटर, ठीक है भैया, तो दोनों याद रखना है, सेंटीमीटर और मीटर दोनों आपसे पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बनेगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बनेगा, और वो क्या रहेगा, ओम इन्वर्स, और क्या रहेगा, मीटर इन्वर्स रहेगा, या फिर इसे कह सकते हैं ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। ये सब इसके मात्रक हैं अलग अलग वैरायटी के, लिख लीजिए। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, ये क्या लिख गया, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक की बात करेंगे, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब ये होता क्या है, तो साम स्थिरांक वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, देखिए ये सेल स्थिरांक है। हाँ अब देखो भैया, यहाँ पे लगा है एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे लगा है, इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसका एरिया होगा कि नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें सेल में कैसी होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। यूँ नहीं कि लो सेल थोड़ा सा कम पड़ा है, सेल में हिल की जाई, दूरी थोड़ा घटा दी ऐसा कर पाओगे क्या, ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे हमने कहा था भैया कि कैपेसिटर की बात कर लें, किसकी, संधारित्र की बात की थी फिजिक्स में, तो उसको भी कैसे कहते हैं भैया, नियत वो भी है, वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। वैसे यहाँ पर जो है सेल स्थिरांक भी कैसा है, ये भी होता है कांस्टेंट। और इसीलिए ध्यान रखना कि ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच दूरी और इसके एरिया के अनुपात को बोलते हैं, मतलब L/A। तो एक बार लिख लीजिए, किसी रासायनिक सेल में, किसी रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी L तथा इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे G* से बिल्कुल सही से प्रदर्शित करते हैं, जल्दी से नोट करिए, G* से प्रदर्शित करते हैं, नोट डाउन किया। हाँ, और यहाँ से एक फार्मूला मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहले तो ये देखिए कि G* बराबर क्या हो जाएगा, L/, ये बस यहाँ पर इसको देखे रहिए, भागने न पाए और फिर यहाँ आ जाइए, ठीक है। और आप जानते हैं भैया, क्या जानते हैं आप, बहुत कुछ जानते हैं, देखेंगे आप जानते हैं भैया, ये लिखा हुआ है कप्पा = J × L/A, क्या लिख जा रहा है, L/A से, तो यह क्या बन जाएगा भैया, कप्पा = J × ठीक है, J × G*, बहुत ही अच्छा वाला ये फार्मूला है, ध्यान रखेंगे, कप्पा = G*,
ठीक है, ऐसे याद करेंगे जी जी स्टार, जी जी समझ रहे हो ना, कप्पा इक्वल टू जी जी स्टार, साफ साफ लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक क्या होगा इसका, इसका मात्रक क्या होगा सरिस्त्रांक का, सरिस्त्रांक का जो मात्रक है वो क्या मिलेगा भैया, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। सही है, लिखो जल्दी से फटाक से। बहुत अच्छा आप लोगों ने लिख लिया, बिल्कुल बिल्कुल। ये तीनों संबंध हैं, जितना भी पढ़ा है सब कुछ संबंध है ये भाई। यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे कप्पा क्या है, यहाँ पे जी क्या है, तो जी स्टार क्या है, और मैंने आपको संबंध निकाल के दिखा दिया कैसे निकलेगा। ठीक है भैया, तो इस चीज़ को समझेंगे। ये क्या है, इसे क्या कहेंगे भैया, चालकता है। ये क्या है, चालकत्व है। ये क्या है, सैलस्त्रांक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण फार्मूला रहेगा। परिभाषाएं महत्वपूर्ण नहीं यहाँ एक को, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन हैं। उससे ज़्यादा यहाँ पर फार्मूले और मात्रक महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना आपको, ये फार्मूले और मात्रक पूछेगा आप भूल जाओगे। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आशीर्वाद थोड़ी दे रहा हूँ भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ कि भूल जाओगे, क्योंकि मिलते जुलते रखेगा। अब यही जो है घुमा फिरा देगा, यहाँ कर देगा या यहाँ कर देगा, आगे पीछे घुमा देगा, तो उसी में भ्रमित हो जाओगे। भ्रम में रहते जानते हैं आप लोग को, उसी भ्रम में भूल जाओगे कौन टिक करें। इसीलिए कहते हैं कि आप जो है फार्मूले याद मत करिए, उनको निकालने का लगाने का तरीका सीखो। ठीक है, हाँ 1 मिनट में आप पूरे फार्मूलों को जो है डिराइव कर सकते हैं, अगर आपको पता है तरीका तो। हाँ वही डिराइव। ठीक है, अब अगला आ जाइए भैया, नेक्स्ट नोट कर लिया है, ओके। ये बताओ कि किसी धातु में जो है इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड, विद्युत का चालन कैसे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन से। किसी आयन में या अपघट्ट में कैसे होता है, आयन से होता है कि नहीं। तो हम ये थोड़ा सा जान लें कि किसी चालक में कैसे यह चालकता होती है, किस किस पे डिपेंड होता है। किसी चालक में, या ऐसे कर लेंगे, किसी धातु में विद्युत का चालन, विद्युत का चालन कैसे होता है, किस किस पे डिपेंड करता है, बस जो है यही आपको समझना है। पहला पॉइंट, कहाँ पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, है कि नहीं। और कुछ है, आयन ना लेके आओ भैया, ताप पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही। और कुछ बोलिए, हाँ क्षेत्रफल डिपेंड करेगा। यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिएगा, किसी धातु में विद्युत का चालन, यहाँ जोड़ लीजिएगा चालकत। अब सही है, ठीक है ना भैया, चालकत की बात कर लेंगे। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट सब लिख लेंगे यहाँ पर, लिख लीजिएगा। नंबर 1, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, धातु की आकृति, मतलब कि
लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। नंबर 4 पॉइंट, ये डिपेंड करेगा भैया जो है ताप पर। और ताप बढ़ाने पर चालकत्व घटता है। तो क्या बढ़ता है भैया? प्रतिरोध बढ़ता है ना? और प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकत्व घट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस बात को नोट कर लेंगे जल्दी से। विद्युत अपघट्यों में चालकता विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है? दोनों सही है, दोनों सही है, चालक तो दोनों सही है, ठीक है। अच्छा, विद्युत अपघट्य में चालकता का मतलब ये हुआ कि हम अभी तक धातु की बात कर रहे थे, अब करेंगे हम किसी विलयन की बात करेंगे, अपघट्य की बात करेंगे। अपघट्य कैसे बनता है? किसी आयनिक यौगिक को कहाँ मिला दें? पानी में, जल मिला दें, है ना। अब ज़रा देखेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट नोट करेंगे। डिपेंड करेगा भैया अपघट्य की प्रकृति पे। अपघट्य की प्रकृति पे निर्भर करता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अपघट्य के आयनन क्षमता एवं विलायक योजन पर निर्भर करता है। विलायक योजन का मतलब भैया ये है कि आप जब भी किसी अपघट्य को किसी जल मिलाएं, किसी का एक जल होता है, जब जल में मिलाएंगे तो जल है विलायक और अपघट्य क्या है? विलय। और विलय तो टूट गया, मतलब जो अपघट्य टूट गया, अपने आयनों में टूट गया। वो आप जानते नहीं होंगे, लेकिन जान लीजिए कि जो जल है भैया किससे बना होता है? मतलब जल का फॉर्मूला क्या है? H2 है। इसमें जो है आप H2 को जब देखेंगे ध्यान से, हालांकि देख ही नहीं पाओगे, तो इसमें H+ होता है और OH-। जल पूरा पूरा नहीं टूटता है, लेकिन जल अपने आयनों में थोड़ा थोड़ा टूटा रहता है। मतलब थोड़े थोड़े बहुत आप पाओगे आयन भैया, कुछ H+ होंगे, कुछ क्या होंगे? OH-। और जो आपने इसमें मिलाया है अपघट्य, मान लीजिए आपने HCl मिला दिया था, ठीक है, तो ये H अलग हो गया और Cl अलग हो गया। अब हो सकता है कि यहाँ जा कर के H यहाँ मिल जाए और क्या बन जाए फिर से इसे कहते हैं विलायक योजन। मतलब आयन तो बना, लेकिन कहाँ जुड़ गया? जल के आयनों से। अब यहाँ 2 बने थे, एक तो गायब हो गया, तो घट नहीं गया, चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। इस बात को समझना इस बार। चलिए, ये हो गया पॉइंट। मतलब वो कितना टूट रहा है, समझ लो ना, कि आयन कितना जो जल में टूट रहा है, कम टूट रहा है कि ज़्यादा टूट रहा है, ये बात। अगला, नेक्स्ट, आयनों के या आयनों की अमाप व साइज पर निर्भर करता है। ये हो गया।
अगला ताप पर निर्भर करता है। और हमें बताइए भैया कि अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो चालकता क्या हो जाएगी? ताप बढ़ाने पर चालकता क्या हो जाएगी? वहाँ तो कह रहा हूँ घट जाएगी, यहाँ कह रहे हो बढ़ जाएगी। यहाँ पे ताप बढ़ाने पर जो चालकता है क्या हो जाएगी भैया? अरे बोलो भैया, बढ़ जाएगी। झूठ नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ठीक है, बढ़ जाएगी। क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो आयनन ज़्यादा होगा, ज़्यादा टूटेंगे। भाई कोई टूट रहा है, उसको और जोर दबाते दे रहे हो, मतलब परेशान कर रहे हो, तो भैया वो तो कह रहा कि अब नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे, लेकिन फिर और टूट जाएगा। हम इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बढ़ जाएगी। अगला एक और देखेंगे, एक और देखेंगे, सांद्रता पर निर्भर करती है। करता है, अरे भैया करती कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि फीमेल है, ठीक है, समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, हाँ जैसा भी हो आप कर लीजिएगा। सांद्रता पर निर्भर करती है चालकता, कैसे भैया? हाँ, अगर सांद्रता बढ़ाते जाओगे तो एक लेवल तक तो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? चालकता। लेकिन एक लेवल ऐसा मिलेगा कि अब वो बढ़ेगी नहीं, घटना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमने एक आप जो है दिखाया था एग्जाम्पल, आपको ध्यान है? हमने कहा था भैया आप 4 विलयन लीजिए, ये देखिए 4 नहीं 3 ले लीजिए, जगह ना हो तो, ठीक है, जगह ना हो तो 3 ले लीजिए। ये आपके पास में 100 ml जल है, यहाँ पर भी 100 ml जल है, यहाँ पर भी आपके पास में 100 ml H2O है, यहाँ पर H2O से भरा हुआ है। यहाँ पे मिला रहे हैं भैया हम क्या, मान लीजिए H2SO4 है, यहाँ पर मिला रहे हैं हम H2SO4, यहाँ पर मिला रहे हैं क्या, H2SO4, कुछ और लिख गया क्या? हाँ, यहाँ पर हमने मिलाया भैया मान लीजिए 100 ml, यहाँ मिला दिया हमने मान लीजिए 50 ml, यहाँ मिला दिया हमने मान लीजिए जो है 35 ml, ठीक है। अब बताओ कि सबसे ज़्यादा चालकता किस विलयन की होगी? ये विलयन नंबर आपका A है, ये आपका B है और ये C है। कौन सी भैया? A होगा कि B की C? C क्यों होगा और B क्यों नहीं है और A क्यों नहीं है? बोलिए। हाँ, यहाँ पे भैया देखिए 100 ml जल है, यहाँ पे क्या है 100 H2O। आयन बन तो जाएंगे, टूट तो जाएगा, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो धक्का मुक्की में, कभी भीड़ में चलकर देखे हो? कभी दौड़ो भीड़ में दौड़ नहीं पाओगे, उसी में लात घूसा खा जाओगे, है कि नहीं? उसे यहाँ होता है, जब ज़्यादा आयन होते हैं तो उन्हें चलने में परेशानी होती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ता भैया? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए इससे ज़्यादा चालकता यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ कितना है 50 ml या 100 ml है, यहाँ पर भी भीड़ भाड़ हो जाएगा आयनों की, यहाँ पर दिक्कत होगा। लेकिन सबसे अधिक यहाँ पे जगह मिलेगी, दूर दूर तक कोई नहीं, दौड़ो खूब तेज़ दौड़ो, है कि नहीं? ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर सांद्रता बढ़ेगी, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम 5 ml मिला दी तो बिल्कुल आयन ही ना बने, तब तो घट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, जो बैटरी होती है, ये जो रखी बैटरी इसमें या फिर अन्य बैटरियों में जो तेजाब पड़ता है उसमें 33% होता है H2SO4। कितना होता है भैया? 33% होता है, ध्यान रखिए इस बात को। हाँ हाँ, आप घटा दीजिए 100 में से 100 माइनस कितना कर दिए 33, तो कितना हो जाएगा 33%। डिस्टिल वाटर, अरे वही 63, सही है। हाँ, और जो जल होता है वो होता है डिस्टिल वाटर। कैसा होता है भैया? डिस्टिल वाटर होता है। क्या होता है ये? हाँ समझिए, अगर आप सोचें कि लो नल से निकाली जल और उसमें तेजाब मिला दें 33% और भर दे बैटरी में, तो काम तो करेगा लेकिन एफिशिएंसी घट जाएगी। क्यों भैया?
हाँ, उसे कहते हैं खनिज जल। क्या बोलते हैं? खनिज जल, यानी कि मिनरल वाटर बोलते हैं। और ऐसे जल में जो है पहले से ही मौजूद होते हैं कुछ आयन, जो कहाँ से आते हैं? मिट्टी से आते हैं। कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है। तो ऐसे सभी आयन जो है रेजिस्टेंस बनाएंगे। मान लीजिए H2SO4 टूटा और जो सोडियम आयन था जल में वो मिल गया H2 से या SO4 से मिल गया, उसने Na2SO4 बना लिया, आयन कम कर दिया, उसने घटा दिया। लेकिन जो डिस्टिल होता है, पहले पानी गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं, भाप को ठंडा करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डिस्टिल वाटर। ठीक है ना भैया? उस भाप को फिर गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं, तब अच्छी क्वालिटी का जल मिलता है। ठीक है, उसे कहते हैं डिस्टिल वाटर। हाँ, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल। बारिश के पानी में भी आयन होते हैं, है ना भैया? उसमें भी एसिड होता है। खट्टा क्यों? तो एसिड होता है, एसिडिक अम्ल वर्षा जानते हो ना? हाँ, अम्ल वर्षा। तो